हेलो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर है वो है रानी लक्ष्मीबाई। उसका भावार्थ इस वीडियो में है। हम जल्दी जल्दी से इसका भावार्थ बताएंगे। आप बस स्टोरी सुनते रहना तो आपको सारे पैराग्राफ से रिलेटेड भावार्थ आपको पता चल जाएगा। और ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से ही। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो सिंहासन हिल उठे। जिस समय सिंहासन, सबके राजाओं के सिंहासन हिल चुके थे, उसी समय ही राजवंशों की भुक्ति तानी थी। उन्होंने अपनी भुक्ति को वो चौकन्ने हो चुके थे। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और जो राजा अपने सिंहासन को छोड़कर राजाओं द्वारा, अंग्रेजों द्वारा पूरा कार्य करना शुरू कर दिया था, वह बूढ़े हो चुके थे, यानी चाहते नहीं थे कि वह आज़ाद हो। फिर से नई जवान थी, फिर भी उनके अंदर एक नई चेतना का विकास हो गया। जवान ही आना है ना, एक्टिव हो जाना। बुढ़ापा होना यानी बस शांत बैठ जाना, कोई किसी चीज़ का कोई फ़र्क ना पड़े। तो वो जो राजा बिल्कुल शांत होकर जैसा अंग्रेज चाह रहे थे वैसा कार्य कर रहे थे, अचानक से वो भी एक्टिव हो गए थे। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। अब जो आज़ादी गुम हो गई थी यानी खो गई थी, उसकी कीमत भी लोग पहचानने लगे थे कि हमें आज़ाद होना है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, और सबने एक मन में ठान ली थी कि हम इन फिरंगी यानी ब्रिटिश सरकार को अपने से अलग कर देंगे और इसको हम अपने देश को आज़ाद कर लेंगे इनसे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी। चमक उठी, और चमकना यानी दिखाई देना। 57 यानी 1857 की बात है, ये 1857 की बात है। तो उस समय वो अचानक से एक तलवार चमकी थी, जिसके कारण ये सारा चेंज आया था। सबके अंदर एक विकास आ गया था कि हमें अपने देश को आज़ाद करना है। वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और ये कहानी हमने बुंदेले जो गीतकार थे उनके द्वारा सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि जो लड़ने वाली मर्दानी थी, रानी थी, वह मर्दों की तरह से लड़ती थी, आदमियों की तरह से लड़ती थी, और वह झांसी की रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। वह कानपुर के जो नाना साहब थे, उनकी मुँह बोली बहन छबीली थी। सब उन्हें मुँह बोली मतलब अपनी बहन को मान लेना, उन्हें बहन मानते थे, और उसका नाम छबीली था। लक्ष्मी बाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, और पिता की वह अकेली संतान थी, उनका नाम था लक्ष्मीबाई। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। वो नाना के संग पढ़ती थी यानी अपना अधिकतर समय नाना जी के साथ बिताती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी। और ये जो वह किसी दूसरे खेल खिलौने से नहीं खेलती थी, वो उन्हीं के साथ खेलती थी। वही उनकी फ्रेंड थी, जो कि एक योद्धा का कार्य होता है। बर्छी ढाल कृपाण कटारी एक योद्धा यूज़ करते हैं, और वो भी उन्हीं को यूज़ करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जवानी थी। और ये जो वीर शिवाजी थी, मतलब वो वीर गाथाओं को, शिवाजी की गाथाओं को ऐसे ही सुना देती थी। उन्हें ये सब करना, युद्ध खेलना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। और ये कहानी हमने बुंदेले के द्वारा सुनी है, जो कि रानी के बारे में सारी चर्चाएं कर रहे हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। वह रानी लक्ष्मीबाई, वह दुर्गा, या तो ये दुर्गा थी क्या, जो स्वयं वीरता की अवतार है। तो स्वयं में अपने आप ही वीरता की अवतार थी, जैसे दुर्गा माँ वीरता की अवतार हैं। देख मराठे पुलकित होते उनके तलवारों के बाद। और जो मराठे थे वह पुलकित यानी खुश होते थे जब वह युद्ध करते हुए उनके तलवारों के वार को देखते थे, कितनी अच्छी तलवार चलाती है। नकली युद्ध व्यूह की रचना, खेल और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। तो ये सब उनका प्रिय खेल था। हम लोग जैसे कहते हैं लड़कियां गुड़िया गुड्डों से खेलती है, ऐसा नहीं खेलती थी वो नकली युद्ध करती थी अपने साथियों के साथ, व्यू रचना करती थी, प्रोग्राम बनाती थी कि ऐसे हम शिकार करेंगे। सैन्य घेरना, सैनिकों को घेरती थी, दुर्ग को तोड़ती थी, किलों को तोड़ने का कार्य करती थी। महाराष्ट्र कुल देवी की
भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी जो थी उनकी भवानी माँ ही उनकी आराध्य थी, जिसकी वो पूजा किया करती थी, यानी दुर्गे माँ के लिए बोला गया है। बुंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो तो वीर थी, और उनकी वैभव यानी सुख संपत्ति वाले जो वहाँ झांसी था अपने आप में बहुत संपन्न था, उसके साथ उनकी राजा के साथ उनकी सगाई हो जाती है, गंगाधर राव के साथ ब्याह हुआ। रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब उनकी शादी हो गई थी और रानी बन के वह झांसी में आ गई थी। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। अब राजमहल में सब खुश थे क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की शादी होकर वह झांसी में आ गई थी। सुभट बुंदेलों की वृद्धावली सी वह छाई आई झांसी में। सुभट अच्छे योद्धाओं के बीच में वह एक कड़ी बनकर आई थी, झांसी के अंदर आ गई थी, जिससे कि सब बहुत खुश थे। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। जिस प्रकार से चित्रा को अर्जुन मिले थे और शिव से भवानी माँ मिली थी, दुर्गे माँ मिली थी, उसी प्रकार से उनको भी अपने पति मिल चुके थे, यानी वह उनका भी स्वयंवर हो चुका था। बुंदेलेहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुई सौभाग्य मुदित, महलों में उजियाली छाई। उदित या ना उगना, सौभाग्य, अब उनका सौभाग्य या लक, बहुत खुशी छा गई थी। मुदित महलों में उजियाली छाई, और पूरी महलों में उजियाली यानी खुशियाँ छा गई थी। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेरे आई। लेकिन जो समय का चाल है वो चुपचाप से बदल गई, और काली घटा यानी गलत कार्य होना, एक उनके साथ गलत कार्य हुआ। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। कर होता है हाथ, तो जो तीर चलाने वाला उनका हाथ था, जो हर समय सैन्य करना, ये सब कार्य, हथियार चलाना कार्य करती, तो उसमें चूड़ियाँ अच्छी लगी। चूड़ियाँ होती है सुहाग का प्रतीक, तो उनका सुहाग उनसे अलग हो गया, यानी रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। अब उनके पति मर चुके थे। विधवा होना यानी रानी के पति, रानी लक्ष्मीबाई के पति मर गए थे, और विधि यानी समय को भी इस पर दया नहीं आई, क्योंकि अभी तो विवाह हुआ था और अचानक से उनके पति की मृत्यु हो जाती है। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। अब निसंतान, बिना संतान के कारण संतान तो हो नहीं पाई थी, जल्दी उनकी मृत्यु हो गई थी, तो रानी शोक में समा गई थी, दुखी थी, और राजा भी इसको संभालने वाला, राजा की संपत्ति को संभालने वाली उनकी संतान भी नहीं थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। और जब देखा कि भाई उसका तो दीपक बुझ गया, दीपक बुझा ना, वंश ही बुझ जाना, पुत्र ना होना, इससे वह डलहौजी बहुत खुश था, क्योंकि उन्होंने एक नियम बना दिया था, जिस राजा के कोई संतान नहीं होगी उसकी संपत्ति अंग्रेज़ों के पास चली जाएगी। और सेम यही हुआ, रानी की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण डलहौजी ने सोचा कि अब झांसी हमारे कब्जे में आ जाएगा। वह खुश हुआ, हर्ष आया नहीं, खुश हुआ। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। अब उसने सोचा कि इससे अच्छा अवसर मुझे नहीं मिलेगा, अब मैं इस राज्य पर अपना अधिकार कर लूँगा, और उसने उसे लेने के चक्कर में इससे अच्छा उसे चांस नहीं मिलेगा। फ़ौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया। फ़ौरन उसने अपनी फौज को, अपनी सेना को भेजकर उस किले पर अपना झंडे को लहराने यानी अपना कब्जा कर लिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब सोचा कि झांसी तो लावारिस हो गया, इसका तो कोई देखभाल करने वाला ही नहीं रहा है, अब उसकी देखभाल करने के लिए ब्रिटिश झांसी आ गया था। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। आंखों में आंसू भरी हुई जो रानी थी, जो दुख में पूरी तरह से डूब गई थी, तो उनके मन में ये बात आई कि अब मेरी झांसी भी वीरानी हो जाएगी, मेरा पति तो चले गए, अब इसके बाद मेरे पास झांसी पर भी मेरा अधिकार नहीं रहेगा। अनुनय विनय नहीं सुनता विकट फिरंगी की माया। अब झांसी, उन्होंने पहले तो रानी ने अपना बहुत विनती करी, उनसे कहा कि भाई हमारी समस्या को सुनो, पर जो फिरंगी थे, जो अंग्रेज़ थे, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ का। व्यापारी बन
दया चाहता था जब यह भारत आया। तो ये तो चाहता था कि हम पे दया करो, और हम व्यापार करने आए हैं, अंग्रेज इस नीति से आए थे कि हमें तो यहाँ पर बिजनेस करना है, और इस दया भाव को रखते हुए आप हमारे साथ बिजनेस करो। लेकिन जब बाहर आया तब उसकी सोच थी ऐसी। लेकिन बाद में डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। अब जब डलहौजी ने देखा कि भारत में तो बहुत कुछ है, और पैर पसारना यानी कब्जा करना, वह अपने कब्जा करना शुरू कर दिया डलहौजी ने, और सारे भारत की काया ही पलटने लगी, यानी उसने सारे भारत को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। राजाओं नवाबों को भी उनके पैरों ठुकराया। तो उन्होंने, राजा हो चाहे नवाब हो, राजा जो हमारे देश के थे, नवाब जो हमारे मुस्लिम शासक कार्य कर रहे थे, उन्हें भी उन्होंने पैरों तले ठुकराया। उनकी भी कोई उन्होंने अहमियत नहीं करी, सबको दास बनाया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। अब रानी दासी बनी, मतलब जो रानी थी उस समय की राजा की जो पत्नियां थी, अब वह दासी बननी शुरू हुई। किसकी? अंग्रेजों की। और जो दासी थे, अंग्रेज जो खुद दास बनकर आया था, उनकी जो पत्नी थी वह रानी बनने लगी थी। ये मतलब चीज़ बदल रही थी, अंतर आ रहा था, और जो हमारे अंग्रेज थे वो पूरा कब्जा करते जा रहे थे। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। दिल्ली छीन ली थी, और लखनऊ को तो बातों बात यानी बहुत जल्दी अपने अधिकार में ले लिया। एक पेशवा था विटूर में, हुआ नागपुर पर भी घात। तो कैद पेशवा था विटूर में, पेशवा जी को कैद कर लिया विटूर में, और नागपुर में भी उन्होंने उसे घात में लेते हुए उसे पर भी अधिकार कर लिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। तो क्या उज्जैन, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इन पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। जबकि सिंध, पंजाब पर भी हुआ था ब्रज निपात, और उन पर भी, इन सब पर भी इन्होंने आक्रमण कर लिया। बंगाल, मद्रास आदि की भी यही कहानी थी, और बंगाल और मद्रास पर भी इन्होंने धीरे धीरे अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार। तो रानी तो अपने रनवास यानी जहाँ रानी का स्थान, रहने का स्थान होता है, वो वहाँ पर दुखी थी, और बेगम भी जो मुस्लिम लोगों के जो बादशाह लोग थे, उनकी जो पत्नी थी वो भी बहुत दुखी थी। उनके गहने कपड़े बिकते कलकत्ता के बाज़ार, और गहने और कपड़े जो रानी और बेगमों के थे, उन इतने महंगे महंगे जो कपड़े थे वो सारे कलकत्ता के बाज़ारों में बेचे जा रहे थे। सरेआम नीलामी छपवाते अंग्रेज़ों के अखबार, और सरेआम मतलब सबके सामने नीलाम होने की बातें छपवाते थे अंग्रेज़ अपनी अखबारों में, कि आओ और ये कपड़े नीलाम हो रहे हैं और ले लो। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखे हार। नागपुर के जेवर ले लो, जो नागपुर के जेवर है उसको नीलाम करते थे, और लखनऊ के 9 लखे हार को भी रानियों के नीलाम कर दिया जाता था। यो तो पर्दे की इज्जत पर देश के हाथ बिकानी थी। और पर्दे मतलब जो हमारे रानियों की इज्जत है, यानी उनके कपड़े, उनके वस्त्र, इन सबको धीरे धीरे वह देश के हाथ बिकानी थी, यानी सारा धीरे धीरे बिकता जा रहा था। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। और जो कुटियों के लोग थे उनमें भी विषम, बुरी तरह से वेदना यानी तकलीफ़ें थीं, और जो महल थे उनमें भी बहुत अपमान चल रहा था, क्योंकि स्त्रियों कपड़े बेचना बहुत अपमान की बात होती है। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और जो वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों का अभिमान था कि यह कार्य सही नहीं है और हम इस कार्य के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। नाना धुंध पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, और नाना धुंध पंत और पेशवा जी सब सामान अंग्रेज़ों के प्रति जुटा रहा था कि हम इनके खिलाफ बोलेंगे और युद्ध करेंगे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर लिया प्रकट आह्वान, और इसी में ही हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह भी आ गई। छबीली थी तो छबीली उनका नाम था, और उन्होंने भी इस रण में एक चंडी का रूप धारण कर लिया, यानी माँ दुर्गा का वो रूप जो शत्रुओं का विनाश करता है। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। तो कह रहे अब युद्ध प्रारंभ, यज्ञ प्रारंभ हो गया था। कौन सा यज्ञ? देश को आज़ाद कराने का।
यानी सब मिलकर उस कार्य में कर रहे थे। और सोई ज्योति जगानी थी, और सब जो लोग सोए हुए थे स्वतंत्रता के अधिकार को खो चुके थे, अब उनके मन में वह जिज्ञासा पैदा करनी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई। मतलब आग देने का कार्य यानी बात को सही प्रकार से दिखाने का कार्य महलों के लोगों ने करा, और झोपड़ी के लोगों में उसका असर यह हुआ, यानी छोटी आम जनता के लोगों में यह असर हुआ कि वह सब तैयार हो गए अपनी स्वतंत्रता के लिए। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मन से आई थी। अब सबके अंदर जो मन में ये बात आई थी कि हमें अंग्रेज़ों के प्रति अपने को आज़ाद कराना है, ये उनके मन से आई थी। यानी जब हम मन से कोई कार्य करते हैं तो ज़रूर हमें सब चीज़ प्राप्त हो जाती है। तो सेम उनके मन में भी था कि अब हम अंग्रेज़ों को निकाल के ही रहेंगे। झांसी चेती, चेती यानी चेतन हो जाना, एक्टिव हो जाना। दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मतलब इन दोनों तो एक्टिव हो गए थे पूरी तरह से, लखनऊ पे भी इसका असर पड़ गया था। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, और मेरठ कानपुर और पटना के जो लोग थे उन्होंने भी इस कार्य में पूरी तरह से बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, और जबलपुर में कोल्हापुर में भी हलचल उकसानी, मतलब इनको भी हमें एक्टिव करना था। इस प्रकार से सब को इकट्ठा करते हुए रानी ने युद्ध करने का सारा बीड़ा उठा लिया। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कोई वीरवत आए काम। इस जो स्वतंत्रता का महायज्ञ शुरू हो गया था, कार्य करना शुरू हो गया था, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना भाग लिया और उनके द्वारा ही इसको जीता गया। नाना धूमधू पंत, तांतिया चतुर, अली मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलावी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम। तो ये जितने भी योद्धा हैं सबने भाग लिया था, और इनका नाम हमेशा भारत के इतिहास में अमर रहेगा। लेकिन आज जुर्म कहलाता उनकी यह कुर्बानी थी। अब जो कुर्बानी देश की आज़ादी के लिए वो कर रहे थे, वो अंग्रेज़ उसे जुल्म कह रहा था कि ये जुल्म कर रहे हैं, इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इनको सख्ती, तो वो उनके लिए जुल्म था एक। लेकिन वो तो अपने देश को आज़ाद कराने का ही कार्य कर रहे थे। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब उनकी गाथा के बारे में तो हम बाद में बात करते हैं, छोड़ देते हैं, अब चलते हैं झांसी की जो हमारी मैदान में जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह से लड़ रही है ना, अब उनके बारे में बात करते हैं। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। तो लेफ्टिनेंट वॉकर आके पहुंच चुका है और जवानों में वो आगे बढ़ रहा है। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। और रानी ने जब देखा लेफ्टिनेंट वॉकर जब आ रहा है तो दोनों में युद्ध छिड़ गया, दोनों ने खूब लड़ाई करी। द्वंद मतलब युद्ध, आसमानों में उस तक की आवाज़ जा रही थी। जख्मी होकर वॉकर भागा। हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने वॉकर को जख्मी कर दिया और वह डर के मारे भाग गया। उसे अजब हैरानी थी, उन्हें भी अजब सी हैरानी हुई कि एक स्त्री ने मेरे को पराजित कर दिया, इतनी ताकत है उसमें। रानी बढ़ी काल पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। अब रानी बढ़ती चली थी और कैसे ऐसा नहीं लग रहा था कि रानी आ रही हो, ऐसा लग रहा था काल आ रहा हो। 100 मील निरंतर पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। अब इस युद्ध में उनका जो घोड़ा है वह मर जाता है, गिर भूमि पर, यानी वो मर गया जाता है। स्वर्ग सिधारना है मर जाना। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और यमुना तट नदी पर अंग्रेजों ने फिर दोबारा से रानी से हार खा ली, यानी रानी ने उनको हरा दिया। विजय रानी आगे चल गई, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब विजय जो रानी है, रानी विजय प्राप्त करती हुई आगे चलती चली गई और ग्वालियर पे भी अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अंग्रेज का जो मित्र था सिंधिया था, उसने भी राजधानी छोड़ दी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई। अब विजय तो उन्होंने प्राप्त कर ली थी, लेकिन दोबारा अंग्रेज कहाँ छोड़ने वाले थे, उन्होंने दोबारा से अपनी सेना को तैयार करा युद्ध के लिए। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी, फिर दोबारा जनरल स्मिथ उनसे युद्ध करने आ गया और मुँह की खाना, यानी उन्होंने दोबारा से उसको हरा दिया। कान्हा और मंदरा
सखियों ने रानी के संग आई थी। उनके साथ जो दो उनकी सखियां थी, कान्हा और मदरा, उन्होंने भी युद्ध में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। युद्ध क्षेत्र में इन दोनों ने भारी मार मचाई थी। इन्होंने भी बहुत सारे अंग्रेजों को मार डाला था। देखिए युद्ध का एक पिक्चर भी दे रखी है। देन इसके बाद क्या हुआ, पर पीछे हुरोज आ गया। अब उनके पीछे हुरोज पड़ गया था। हाय घिरी अब रानी थी, अब रानी उनसे घिर चुकी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चली बनी सैन्य के पास। अब रानी फिर भी हार नहीं मानती हुरोज से। वह मार काटते हुए सैन्य को पार करते हुए आगे बढ़ती हैं। किंतु सामने नाला आया और सामने आ गया नाला जिसमें पानी था यह संकट विषम अपार। बहुत समस्या, विषम होता बहुत बड़े समस्या उनके सामने आ गई। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था। घोड़ा अड़ा मतलब घोड़ा रुक गया, उस नाले को वो नहीं क्रॉस करना चाहता था। नया घोड़ा था, नया था मतलब इतनी उसकी जानकारी नहीं थी, इतना वह समर्थ नहीं था। इतने में आ गए सवार, और जो पीछे से अंग्रेज वॉकर रोज आ रहा था वह अपना सवार होके आ गया। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। और रानी तो बेचारी अकेली थी और बहुत सारे शत्रु उनके पीछे थे और उन पर लगातार सब वार कर रहे थे, उन पर युद्ध कर रहे थे। घायल होकर गिरी सिंहनी। सिंहनी किसको बोला गया? रानी लक्ष्मीबाई को। कि अब घायल होकर जो हमारी शेर की तरह से लड़ने वाली, शेरनी की तरह से लड़ने वाली जो हमारी रानी थी, वह घायल होकर गिर गई थी और वीर गति को प्राप्त होना यानी वह मर चुकी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उनकी दिव्य सवारी थी। रानी अब सिधार गई थी, सिधारना मतलब स्वर्ग चले जाना। चिता अब उनकी दिव्य सवारी थी, और जो चिता थी, जो शरीर था, अब वही उनकी हमारी आग जो थी वही उनकी सवारी बन चुकी थी। अभी तो वो युद्ध कर रही थी, अब वह उनका जीवन बस आग पर ही समर्पित हो गया था। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। मिला तेज, तेज किसके लिए बोला गया है? जो आग होती है वो तेज होती है, उसमें तेज होता है, हर जगह रोशनी फैलाती है। तेज से तेज, दूसरा तेज जो यूज़ किया गया है वो रानी लक्ष्मीबाई के लिए यूज़ किया गया है। इसी प्रकार से हमारी रानी भी तेज फैला के गई हैं, चारों तरफ प्रकाश फैला के गई हैं। तेज की सच्ची अधिकारी थी। और कहीं ये है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान अगर तेज बोल रही हैं उनके लिए, तो यह उनका अधिकार था, ऐसा हमें बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही सारे लोगों को प्रकाशित किया था। अभी उम्र कुछ 23 की थी, अब उनकी उम्र बस खाली 23 साल की थी। मनुज नहीं अवतारी थी। मनुज यानी मनुष्य नहीं थी, वो एक अवतार के रूप में, जैसे भगवान एक अवतार लेता है उसके रूप में वो अवतारी के रूप में आई थी। हमको जीवन करने आई, अब बन स्वतंत्रता नारी थी। हमको जीवित करके गई हैं, हमारे अंदर वो प्रेरणा दे के गई हैं कि हमें कैसा कार्य करना चाहिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए। वह स्वतंत्रता नारी थी, वह स्वतंत्रता के अधिकारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, हमें पथ यानी रास्ता दिखा गई हैं और सिखा गई हैं कि स्वतंत्रता के लिए हमें अपने जीवन को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए। जो सीख सिखानी थी, जिसके लिए आई थी, वह कार्य वो पूरा करके गई हैं। आओ मिलकर याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। आओ कह रहे हैं, आओ वर्ड नहीं जाओ है, तो वो कह रहे हैं कि जाओ रानी, याद रखेंगे कि आप जा रही हो रानी, आप जा रहे हो, ठीक है, हम आपको याद रखेंगे। हम कृतज्ञ भारतवासी, कृतज्ञ, हम तुम्हारा बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं भारतवासी। यह तेज बलिदान जाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। ये जो तेरा बलिदान है ना, ये ऐसे नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। स्वतंत्रता अविनाशी, जो स्वतंत्रता के लिए तुमने कार्य किया है, वो बलिदान तुम्हारा ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा। हम लोग इसके लिए कार्य जरूर करेंगे। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। चाहे ये इतिहास चुप हो जाए, चाहे सच्चाई भी मर जाए, हो मदमाती विजय, और मस्ती में विजय प्राप्त करी जा रही हो। मिटा दे गोले से चाहे झांसी, और चाहे वह उस चक्कर में हमारी झांसी भी यहाँ से हट जाए। तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरा जो स्मारक है तू ही है। इसके लिए ना तो झांसी की ज़रूरत है ना सच्चाई की ज़रूरत है, तू खुद ही इतनी ज़्यादा
झांसी की रानी, तुम तो खुद ही अपना स्मारक बन के आई हो, तो इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी तुम अपने आप जो तुमने करके गई है ना, वो तो कब अमिट हो चुका है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो खुद अमिट निशानी थी, तू ऐसी अमिट निशानी बन चुकी है खुद ही अपने आप में कि तुम्हारे लिए किसी का सहारा या झांसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और जो ये जो कहानी है हमने बुंदेले के द्वारा गीत गाने वालों से सुनी है, और यह एक मर्दों से लड़ने वाली हमारी झांसी की रानी की कहानी है। इस प्रकार से ये है हमारा कविता का जो भावार्थ था ये कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो हमने पहले ही वीडियो में कर दिए हैं, और देखो आप लोगों के सहयोग से वो आज 100K से भी ऊपर पहुंच चुका है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और आगे जो आने वाली वीडियो है उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।